अगर आपके पास MPA 004 सब्जेक्ट है तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम MPA 004 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, और मैं आपको इसके आंसर भी सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के अध्ययन के उदारवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर परीक्षण कीजिए, है ना। तो देखिए, अब एक बात बताइए, क्या राष्ट्रवाद हमेशा अच्छी चीज़ है या कभी कभी ये सिर्फ शासक वर्ग का एक टूल बन जाता है। आज हम राष्ट्रवाद को समझेंगे दो बड़े दृष्टिकोण से, एक उदारवादी दृष्टिकोण और एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले ना हम बेसिक समझ लेते हैं। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब लोग अपने आप को एक राष्ट्र का, है ना, एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं तो उस राष्ट्र के प्रति एकता, पहचान और निष्ठा महसूस करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में राष्ट्रवाद को अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो राष्ट्रवाद को हम दो अप्रोचेस से समझने वाले हैं। एक, राष्ट्रवाद के अध्ययन का उदारवादी दृष्टिकोण। अब उदारवादी थिंकर मानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है ना, एक पॉजिटिव फोर्स है, मतलब कि यह लोगों को स्वतंत्रता, ठीक है, लोकतंत्र और आत्मीय निर्णय के लिए प्रेरित करता है। तो मिल का कहना था कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब एक राज्य के लोग खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि तब लोगों में एकता और सहयोग की भावना ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन। अब यहाँ पे एक थिंकर है जोसेफ मज़ेनी। उन्होंने कहा, जोसेफ मज़ेनी उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद लोगों को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इतिहास में देखें तो यूरोप में कई राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जैसे इटालियन यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन, यानी कि इन आंदोलनों में राष्ट्रवाद ने लोगों को एकजुट किया। इसलिए उदारवाद ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करता है। अब उदारवादी दृष्टिकोण की सीमाएं, तो देखिए, अब अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कभी कभी ये है ना, अत्यधिक राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म बन जाता है। जब कोई राष्ट्र खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे ना, तो इससे संघर्ष और युद्ध भी हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब समझते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स से जुड़ा हुआ है ना। तो मार्क्सवादी थिंकर्स का मानना है कि समाज का असली संघर्ष राष्ट्र के बीच नहीं बल्कि वर्गों के बीच होता है ना। वर्गों के बीच होता है, मतलब समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। मार्क्स के अनुसार कई बार राष्ट्रवाद का उपयोग जो है ना, शासक वर्ग करता है ताकि मजदूर वर्ग असली आर्थिक शोषण को भूल जाएं। मार्क्सवाद जो है ना, मार्क्सवादी कहते हैं कि राष्ट्रवाद कई बार जो है ना, आइडियोलॉजिकल टूल बन जाता है। मतलब कि शासक वर्ग लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट करता है ताकि लोग वर्ग संघर्ष की बजाय राष्ट्र के बारे में सोचें। तो बाद में ना एक और मार्क्सवादी थिंकर आए, लेनिन। तो इन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रवाद सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे कि उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का माध्यम बन सकते हैं, है ना। अगर हम दोनों दृष्टिकोण को कंपेयर करें तो उदारवादी कहते हैं कि राष्ट्रवाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करता है, और मार्क्सवादी कहते हैं कि राष्ट्रवाद कई बार शासक वर्ग का आइडियोलॉजिकल टूल बन जाता है। तो कंक्लूज़न क्या होगा? तो कि राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें दोनों दृष्टिकोण को देखना होगा। उदारवादी हमें राष्ट्रवाद का पॉजिटिव डेमोक्रेटिक साइड दिखाते हैं, जबकि मार्क्सवादी हमें इसका इकोनॉमिक और क्लास डायमेंशन समझाते हैं। और यही कारण है कि पॉलिटिकल थ्योरी में राष्ट्रवाद एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट
बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समाज पर ग्रामसी के विचारों पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए, क्या सत्ता सिर्फ सरकार और सेना के बल पर चलती है या समाज में कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं जो लोगों की सोच को कंट्रोल करते हैं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे ग्रामसी के विचारों के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं नागरिक समाज क्या है, यानी कि सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी क्या है? नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी संस्थाएं और संगठन है जो राज्य के बाहर होते हैं लेकिन समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार, शिक्षा संस्थान, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, सांस्कृतिक संगठन। तो ये संस्थाएं जो है ना सीधे सरकार का हिस्सा नहीं होती है लेकिन लोगों की सोच और विचारधारा को प्रभावित करती है। तो अब एक बात बताइए, तो अब ग्रामसी कौन थे? यह एक इतालवी मार्क्सवादी विचार है। तो ग्रामसी एक इतालवी मार्क्सवादी विचारक थे। ग्रामसी ने अपनी फेमस बुक प्रिजन नोटबुक्स में राज्य नागरिक समाज और सत्ता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए। ग्रामसी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने बताया कि सत्ता सिर्फ फोर्स से नहीं चलता है, सत्ता जो है वो सिर्फ फोर्स से नहीं चलता है बल्कि विचारों और सहमति से भी चलती है। तो ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज क्या है? तो ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज वह क्षेत्र है जहाँ समाज की विचारधाराएं और मान्यताएं बनती हैं, यानी कि समाज में लोग क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब काफ़ी हद तक नागरिक समाज की संस्थाएं तय करती है। तो उदाहरण के लिए शिक्षा प्रणाली हो गई, मीडिया है, संस्कृति है, धार्मिक संस्थाएं हैं, तो इनके माध्यम से समाज में विचार फैलते हैं। अब ग्रामसी का सबसे फेमस कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ हेगेमनी, यानी कि प्रभुत्व का सिद्धांत। तो ग्रामसी कहते हैं कि जो शासक वर्ग होते हैं वो केवल बल से सत्ता नहीं बनाए रखता बल्कि वह अपनी विचारधारा को इस तरह फैलाता है कि लोग उसे सामान्य और सही मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर मीडिया है, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मीडिया, शिक्षा और संस्कृति किसी विचार को बार बार सही बताने लगे तो धीरे धीरे लोग भी उसे सच मानने लगते हैं। तो इसे ही ग्रामसी वैचारिक प्रभुत्व कहता है। अब राज्य और नागरिक समाज का संबंध। तो ग्रामसी ने राज्य को दो हिस्सों में समझाया है। राज्य को इसने दो हिस्से में समझाया है। एक पॉलिटिकल सोसाइटी, यहाँ राज्य की एक जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी है, यहाँ राज्य की संस्थाएं आती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, प्रशासन हो गई। तो ये संस्थाएं बल और कानून के माध्यम से शासन करती है। दूसरा जो है वो सिविल सोसाइटी में जैसे एजुकेशन आ गया, मीडिया आ गया, धर्म आ गई, संस्कृति है, ये संस्थाएं सहमति के माध्यम से शासन को वैधता देती हैं। तो ग्रामसी कहते हैं कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, समाज में विचारों को भी बदलना होगा। इसलिए उन्होंने कहा समाज में वैचारिक संघर्ष जरूरी है। इसे ग्रामसी ने कहा वॉर ऑफ पोजीशन, मतलब कि धीरे धीरे समाज में नए विचार फैलाकर लोगों की सोच बदलना। तो ग्रामसी के अनुसार सत्ता केवल बल से नहीं चलती है बल्कि सहमति और विचारधारा के माध्यम से भी चलती है और इस प्रक्रिया में नागरिक समाज की संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का राज्य की शक्ति और प्रकृति पर प्रभाव क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का राज्य की शक्ति और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आज के समय में राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसकी नीतियों को भी प्रभावित करती है?
तो चलिए आज हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य की शक्ति और प्रकृति को कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संस्थान होते हैं जो कई देशों को एक मंच पर लाते हैं ताकि वे मिलकर पीस बनाए, शांति बनाए, आर्थिक सहयोग करें, है ना, और वैश्विक समस्याओं का समाधान करें। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये संगठन दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ लाकर सहयोग बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में माना जाता था कि राज्य पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है और उसके ऊपर ना कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आज कई मामलों में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए जो WTO है, इसके नियमों के अनुसार सदस्य देशों को अपनी व्यापार नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बनाना पड़ता है। इससे राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हो जाती है। ओके, अब राज्य की शक्तियों पर क्या नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य की शक्ति को संतुलित करने में भी मदद करती है। अब उदाहरण के लिए जैसे यूनाइटेड नेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगर किसी क्षेत्र में युद्ध या संघर्ष होता है तो UN उस समस्या को सुलझाने के लिए मंच प्रदान करता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों की शक्ति को नियंत्रित करने का काम भी करती है। अब राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक बड़ा प्रभाव ये है कि उन्होंने राज्य के बीच कोऑपरेशन और इंडिपेंडेंस को बढ़ाया है। आज की दुनिया में कई समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें एक देश अकेले हल नहीं कर सकता है, जैसे कि आर्थिक संकट, है ना, आर्थिक संकट हो गया, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी जैसे कि ये कोविड आया था हमारा, है ना। तो ये बहुत सारे देशों ने मिलकर इस समस्या को हल किया है। तो ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। अब एक एग्जांपल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ओके, अब राज्य की प्रकृति में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कारण राज्य की प्रकृति भी बदल रही है। पहले राज्य मुख्य रूप से सुरक्षा और शक्ति पर केंद्रित होते थे, है ना, लेकिन आज के समय में राज्य को मानवाधिकार, विकास, पर्यावरण और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ता है। इन मुद्दों को बढ़ावा देने में यूनाइटेड नेशन की बड़ी भूमिका होती है। अब ग्लोबल गवर्नेंस की अवधारणा क्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आज दुनिया में ग्लोबल गवर्नेंस का विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल एक राज्य नहीं बल्कि कई देश मिलकर करते हैं। इस संदर्भ में एक आए थे रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ ने। तो इस संदर्भ में विद्वान थे रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ ने, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया। अब इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। देखिए, अगर हम कुछ भी थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसकी एक लिमिटेशन होती है ना। अगर लिमिटेशन है तो भैया वहाँ पे आलोचना होंगी ही। तो आलोचना में क्या है कि हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा निष्पक्ष नहीं होती है। कई बार शक्तिशाली देशों का प्रभाव इन संगठनों पर ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये संगठन कभी कभी शक्तिशाली देशों के हितों को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब कंक्लूजन,
कंक्लूज़न में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राज्य की शक्ति और प्रकृति दोनों को प्रभावित किया है। एक और उन्होंने राज्य की पूर्व संप्रभुता को कुछ हद तक सीमित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और विकास को भी बढ़ावा दिया है। इसलिए आधुनिक विश्व राजनीति में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हमने एमपीएस 004 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इग्नू एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।